इस नवरात्रि 2025 सिर्फ आरती की थाली न सजाएं, सिर्फ कन्याओं को पूजकर न रह जाएं, सिर्फ देवी का स्वर न गाएं। आओ अपने चारों ओर की स्त्रियों में देवी को जीवंत बनाएं, उनके दुख सुने, उनकी थकान समझें, उनकी मेहनत की सराहना करें, उन्हें समान अधिकार दें, उन्हें इंसान मानकर अपनाएं। यही असली पूजा है, यही सच्चा नवरात्रि संदेश है। और इसी राह की प्रेरणा है डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती, एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक प्रेरक स्वर, एक संगीत साधिका, एक लेखनी की दीपशिखा, जिन्होंने 25 वर्षों में 10,000 से अधिक घरों की स्त्रियों को अवसाद से बाहर निकाल जागरूकता दूत बना दिया, जिनके स्वयं सिद्धा मिशन ने देश भर के 900 से अधिक स्त्रियों को सामाजिक बदलाव की शक्ति बना दिया, जिन्होंने बच्चों को भाषा दीदी बनकर अभद्र भाषा के विरुद्ध 8,000 से अधिक निःशुल्क कार्यशालाएं दी, जिन्हें सैकड़ों सम्मान मिले, पर जिनकी सबसे बड़ी पहचान है हर महिला को स्वाभिमान और स्वर देना। आज न्यू एरा बॉन्ड्स के इस नवरात्रि विशेष में हम सुनेंगे और समझेंगे कैसे एक स्त्री की प्रतिबद्धता बदल सकती है हजारों जिंदगियों की दिशा। यही है असली शक्ति, यही है असली नारीत्व। नमस्कार, न्यू एरा बॉन्ड्स में आप सभी का स्वागत है। न्यू एरा बॉन्ड्स के हर एपिसोड के साथ हमारी यही कोशिश रहती है कि हम आपको ऐसी पर्सनालिटीज से मिलवाएं जिनकी रचनात्मकता, रोचकता और प्रेरणा से ओतप्रोत हो। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जो सचमुच प्रेरणा की पर्याय है। आइए सीधे उनकी दुनिया में चलते हैं और जानते हैं कि उनकी कहानी क्या है और हम अपनी जिंदगी में उनसे क्या प्रेरणा ले सकते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे सारे पॉडकास्ट्स को अपने दोस्तों से, अपने सोशल सर्कल में शेयर करें ताकि हमें कुछ प्रोत्साहन मिले और हम ऐसी प्रेरणादायक संवाद और पॉडकास्ट्स आप सभी तक लगातार पहुंचाते रहें। तो अब मैं क्षणिक भर भी देरी नहीं करूंगी और आज आप सभी को हमारे गेस्ट से मिलवाना चाहूंगी, डॉक्टर सोनाली चक्रवर्ती जी। आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू द शो। थैंक यू कृति, थैंक यू सो मच। तो दीदी, अब जल्दी जल्दी हम आपकी जिंदगी के सारे पन्नों से कुछ ना कुछ प्रेरणा लेते हैं। तो सबसे जी, पहले मुझे यही आपसे पूछने की इच्छा है कि आप बचपन में कैसे थे। आपका जो बचपन है वो कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? आप एक शरारती भिलाई छत्तीसगढ़ इंडिया में मेरा जन्म हुआ है। भिलाई स्टील प्लांट आप सभी को पता है। तो एलआईसी में थे मेरे पिताजी, जीवन बीमा निगम। तो एलआईसी कॉलोनी में हमारा बचपन गुजरा है और आज तक एलआईसी कॉलोनी हमारे अंदर से नहीं निकला। और मुझे लगता है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं एलआईसी कॉलोनी ही अपना एड्रेस बताना चाहूंगी, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा परिवार था। और उस पर मैं अपनी एक नॉवेल लिख रही हूँ अभी, जो समझिए कि मेरी आत्मकथा भी है। समझिए वो 70s 80s 90s की वो खास बातें हैं जिन्हें अगर आज जेंजी पढ़ ले तो उन्हें लगेगा कि ऐसा थोड़ी होता है कि जब पूरा कॉलोनी एक परिवार था, किसी बच्चे को ना अपनी सुरक्षा की टेंशन थी, ना कोई असभ्यता हम झेलते थे, ना लड़का लड़की का फर्क देखते थे, ना अमीर गरीब समझते थे। एक ही कॉलोनी में अलग अलग आर्थिक स्थिति वाले भी होते थे, लेकिन हम एक ही फैमिली थे। हम तो आपने पूछा कि शरारती है कि एम्बिशियस है, तो समझिए मुझे ना क्रिएटिविटी जो है, जो रचनात्मकता की आप बात कर रहे हैं, इसकी आदत भी एलआईसी कॉलोनी से ही पड़ी। और मेरे ख्याल से मेरे उम्र के सभी जो बच्चे थे ना, हमारे पास कोई गूगल नहीं था, हमारे पास कोई भी रेडीमेड चीजें नहीं होती थी, तो हम ना हर चीज हाथ से बनाते थे।
तो हर एक छोटी सी चीज भी बर्बाद ना हो, इसका ख्याल हम सब रखते थे। और बहुत बचपन से ही मैं इवेंट्स करती थी, बहुत बचपन से। जब मैंने पहला इवेंट किया, मैं क्लास 7 या 8 में रही होंगी, और मेरे साथ सिर्फ 2 लड़कियां थी, संध्या और श्रद्धा, जो आज भी मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड्स हैं। और हमने बहुत बड़ा एक आनंद मेला ऑर्गेनाइज किया। और जब हमने ये विमेन एम्पावरमेंट या सोशल एक्टिविज्म का नाम भी तब, या फेमिनिज्म, ये सारे टर्म्स उस समय नहीं थे। उस समय हमने महिला सशक्तिकरण का ये कार्यक्रम किया था कि कॉलोनी की जिन आंटियों की अपनी पहचान नहीं है, वो एक इस आनंद मेला में अपने बनाए डिशेस का स्टॉल लगाए और उसे बेचे। जो घर घर वाले बड़े आराम से खा के बोलते हैं कि बिल्कुल अच्छा नहीं है, फिर से आज यही बना दिया, उसको जब वो बेचे, लोग उसको खरीदे, तो ये काम शुरू हुआ, जो अगले 5 साल तक किया। मैं बिल्कुल आपके बचपन से रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा बचपन भी भिलाई से ही गुजरा। आज बताएं। सभी जानते हैं कि हर घर में भिलाई से जो बच्चे हैं वो बड़े होके जी हर दुनिया के, देश के हर अलग अलग कोनों में हैं, राइट। जी बट जो जी। परवरिश हम लोगों को भिलाई में मिली है, जो हम लोगों ने सच। एकेडमिक्स और क्रिएटिविटी दोनों का जो एक साथ समागम करके जो हम लोग बड़े हुए हैं, या जी। वो जो लाइफस्टाइल जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे प्रोफाइल वाले अंकल आंटी फैमिली फ्रेंड्स रहे, तो एक्चुअली। उससे जो सीखने मिला है, वो आज जी भी हम लोग जब अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, तो वो भिलाई को अभी तक हर जगह दुनिया की हर कोनों में मिस करते हैं। और जी। उसी और कारण इसका जो क्रेडिट भी ना, मैं इसका पूरा हम्म, क्रेडिट भी भिलाई की जो लेडीज है ना, हम्म, जो विमेन पावर है, मैं उसको देती हूँ। पिछले 3-4 सालों से हम एक अभियान चला रहे हैं यहाँ पे, हाँ, भिलाई की बहू, ये अच्छा, मेरे अभियान का नाम है। क्योंकि हम्म, कभी ये क्रेडिट उनको मिला ही नहीं। भिलाई को हम मिनी इंडिया कहते हैं, आपको पता है, लघु भारत जी, कहते हैं, क्योंकि पूरे हम्म, देश भर से अलग अलग स्टेट के लोग आके भिलाई में बसे। उन्होंने स्टील प्लांट को बनाने में अपना योगदान दिया। लेकिन वो तो स्टील प्लांट में ही काम कर रहे हैं ना, ये लघु भारत कैसे बनता है जब हम एक दूसरे का कल्चर एक्सचेंज करते हैं, उनका खान पान, उनकी वेशभूषा, उनके सुख दुख से वाकिफ होते हैं। ये काम करती थी भिलाई की बहुएं। भिलाई की बहुएं, चाहे वो पंजाब से आए या केरल से आए, बंगाल से आए या बिहार से आए, हिंदी ने उन सबको जोड़ा। वो तब टूटी फूटी हिंदी बोलती थी, एक दूसरे से सीखती थी। लेकिन आज बंगाल वाले को ढोकले का टेस्ट पता है, आज केरल वाले को मालूम है कि लिट्टी चोखा कितना टेस्टी होता है। ये इस वजह से, क्योंकि बहुओं ने अपने बनाए खान पान एक दूसरे से बांटे, उनको प्रेगनेंसी में हेल्प की, उनके मायके की याद आने पे उनको उनके साथ सखी बन के रही। तो भिलाई को भिलाई बनाने में सबसे बड़ा योगदान भिलाई की बहुओं का है। इसीलिए हमने भिलाई की बहू अभियान नाम से बहुत सारे शोज भी बनाए हैं। और कभी हमने इस एंगल से सोचा ही नहीं। आज आपने जब बोला, जी तब मैं भी एक महिला हूँ, बट मैंने कभी इस जी एंगल से भिलाई को सोचा नहीं। हमेशा भिलाई की तारीफ जी करती गई, बट ये छोटी छोटी जी बारीकियां हम लोग मिस कर देते हैं। जी। जी तो बहुत ही अच्छा परिचय आपने अपने बचपन का दिया, जहाँ हमने देखा कि बहुत कम उम्र में आपने इनिशिएटिव्स, इवेंट्स, ये सब ऑर्गेनाइज किए। तो जी मेरा ऐसा मानना है कि एक पर्सनालिटी जब एक डेवलप होती है कोई भी इंसान की, तो वो एक होलिस्टिक या कंप्लीट पर्सनालिटी तब बनती है जब वो पढ़ाई के साथ साथ क्रिएटिव आर्ट्स भी सीखें, मस्ट। उसको प्रैक्टिस करें। तो दी जी आपके लाइफ में कौन कौन से क्रिएटिव आर्ट्स या ऐसी कौन कौन सी चीजें थी जो आप करते थे, जो अभी आपको लगता है कि हाँ, आपके व्यक्तित्व निर्माण में उन्होंने बहुत ज्यादा आपको साथ दिया है या बहुत ज्यादा मदद की है? जी। आ, इसमें मुझे बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है इस प्रश्न के उत्तर में। मुझे सबसे ज्यादा जो प्रेरणा दिया है मुझे, या जो मेरे प्रेरणा स्रोत है, या जिससे मैंने सीखा है, वो है किताबें। और इसका पूरा श्रेय है भिलाई के एक छोटे से मार्केट, सेक्टर 6 के बी मार्केट में एक अपना पुस्तकालय नाम का लाइब्रेरी था। उसे हम लाइब्रेरी कहते थे, लेकिन वहां से हम बुक्स लाके घर में पढ़ते थे। और क्लास 2 में थी मैं, जब मेरी मम्मी ने गर्मी की छुट्टियों में हमें उस दुनिया से जोड़ा। क्योंकि उस वक्त हमारे पास ना तो इंटरनेट था, और मुझे लगता है काश ये इंटरनेट कभी ना आता, तो हम बहुत अच्छी जिंदगी जी पाते। लेकिन उससे फिर मैं आपसे बात भी नहीं कर पाती, ऐसा भी होता। लेकिन जी। किताबों ने मेरी दुनिया बदल दी।
मुझे पता चला कि ये पृथ्वी कितनी बड़ी है, कितने तरह के लोग होते हैं, कितनी वो होती है। और हम लोग, जैसे मैं बिल्लू, पिंकी, मधु, मुस्कान, पराग, ये सारी किताबें पढ़ती थी, वैसे ही जब मैं 7-8 में थी, मैंने प्रेमचंद जी से लेकर के शिवानी तक को पढ़ डाला। क्योंकि हमारे लिए उस समय तक हो गया था, छपा हुआ कुछ होना चाहिए। मैं अभी भी घर में खाना बनाते हुए भी पढ़ती हूँ, खाना खाते हुए भी पढ़ती हूँ। मैं गाड़ियों में पढ़ती हूँ, ट्रेन में पढ़ती हूँ, फ्लाइट में पढ़ती हूँ। मेरी मुझे एक किताब मेरे बैग में चाहिए। आज भी मैं किताबें पढ़ के इतनी कहानियां जानती हूँ। उससे ना हम तैयार होते हैं जिंदगी जीने के लिए। हम देखते हैं कि अगर मुसीबतें आती हैं तो वो सॉल्व भी होती है। अगर दुनिया में बहुत सुखी लोग हैं तो वो दुखी भी है। कोई दुखी दिखता है तो उसके जीवन में छोटी खुशियां भी है। कितने पात्र है। मैं जितनी सोशल लगती हूँ, मैं उतनी ही ज्यादा एकांत प्रिय हूँ। क्योंकि मैं कभी अकेली होती नहीं। अगर मैं अपने कमरे में अकेली हूँ तो मेरे साथ मालती जोशी से लेकर प्रभा खेतान तक, चित्रा मुदगल दीदी से लेकर शिवानी जी तक, आशा पूर्णा देवी से लेकर महाश्वेता देवी तक, उसमें चाहे वो कमलेश्वर जी हो या प्रेमचंद जी हो या भिलाई के सारे लेखक हो, डॉक्टर परदेसी राम वर्मा जी तक, मेरे चारों तरफ वो लोग बिखरे हैं। तो मैं अकेली होंगी कैसे? ये मेरी बहुत बड़ी ताकत है। और कोई पूछे आपका रोल मॉडल कौन है या प्रेरणा कौन है, तो कोई व्यक्ति नहीं, ओनली किताबें। एंड थैंक्स टू अपना पुस्तकालय जिन्होंने मुझे ये दुनिया दी। आपने इतना सुंदर रूपांतरण किया है, लाइक जब आपने वो बोला कि मैं अकेली नहीं रहती उस कमरे में, मेरे साथ इतनी सारी पर्सनालिटीज रहती हैं, तो आप जी सभी जो व्यूअर्स हैं वो सब रिलेट कर पाएंगे कि आपकी जो सोच बनी है, आपके जो इतने सारे इनिशिएटिव्स हैं, उनका फाउंडेशन जी कितना स्ट्रांग है। बहुत ही सुंदर। और आज हम देख रहे हैं कि दीदी के साथ भी एक बहुत सुंदर सा प्यारा सा बुक शेल्फ उनके पीछे हम सबको दिख रहा है। तो जी हम सारे व्यूअर्स को कहना चाहेंगे कि अगर आप पहले पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, पर आज के न्यू एरा में जब इंटरनेट, चैट जीपीटी, एआई, ये सब हर हमारी तस्वीरें, हमारी शक्लें सब बदल रहा है, तो भी कुछ टाइम, कुछ समय हम अपने किताबों को, हमारी जो वो प्रिंटेड किताब हैं जिनको हम छू सकते हैं, उनके साथ जरूर बिताएं। नहीं, प्रिंटेड किताबों में भी कहानियां पढ़े, फिक्शन पढ़े। मैं आजकल देखती हूँ बुक स्टॉल्स पर, अमीर कैसे बने, अच्छे वक्ता कैसे बने, कैसे दुनिया पे छा जाएं, कैसे लीडर बने। अरे इतना ज्ञान किताबों से लेके अगर कुछ बन सकते तो अलग बात है। हमें कहानियां भी पढ़नी चाहिए, हमें इतिहास पढ़ना चाहिए। हमें रामायण महाभारत से लेके, हमें जो बड़े राइटर्स हैं उन्होंने लिखा क्या, हमें नरेंद्र कोहली के तोरो काड़ा तोरो से लेकर हमें वयम रक्षामह तक पढ़ना चाहिए। कितना समृद्ध हिंदी साहित्य है। अंग्रेजी भी उतनी ही है। पहले हम अपने आप को तो जाने। और आप देखेंगे कि दुनिया का पूरा जितना संगीत है वो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से ही जुड़ा है। आप देखेंगे कि दुनिया में जो कुछ भी लिखा जा रहा है, रविंद्रनाथ ठाकुर शायद लिख चुके हैं। तो ये समझने की बात है। और एआई जितना आएगा ना, जिस चीज के नाम में ही आर्टिफिशियल है, वो आपको असली दुनिया कैसे दे सकता है, मैं समझ नहीं पाती हूँ। हम ओआई पे भरोसा करते हैं। ओरिजिनल इंटेलिजेंस का हमने 1% अभी तक यूज नहीं किया। हम एआई में खुद को सुंदर दिखा के क्या साबित कर पाएंगे, मुझे समझ नहीं आता। वो तो अपने आप को धोखा देना है। जी जी। और जैसा कि अब तक की बातचीत में हमने देखा कि आप शुरुआत से ही अलग अलग इनिशिएटिव्स में आपका इंटरेस्ट था। तो हम लोग देखते हैं जैसे बचपन में हम जब 8 साल के होते हैं और धीरे धीरे 12-13 की ओर जाते हैं, फिर ठीक। पढ़ाई खत्म होती है, कॉलेज में आते हैं, तो हमारे एम्बिशंस और एम्स भी थोड़ा रुख बदलते हैं। तो जी आपको बचपन की वो कौन सी चीजें याद है जो आपको प्रेरणा देती थी, जो आज आप एक सोशल एक्टिविस्ट, म्यूजिक टीचर, ब्लॉगर और वो अनगिनत रोल्स आप बखूबी से निभा रहे हैं? तो क्या आपके भी सपने कभी मोड़ लेते थे, और आप क्या बनना चाहते थे, और आप यहाँ तक की जर्नी को अगर थोड़ा सा हम सबको बताएं तो हमें सुनने में जी बहुत जरूर। अच्छा लगेगा। जी जरूर। मेरा जो सपना था ना, मैंने आज तक किसी को बताया नहीं, कभी कहीं मजाक में भी बोला होगा। लेकिन आज उम्र के इस मोड़ पे लगता है कि सपना बताने में क्या है। मेरा सपना था कि मैं हीरोइन बनना चाहती हूँ। लेकिन क्या होता है
सपने ना लोग उसी को मानते हैं कि कोई डॉक्टर बनना चाहे या साइंटिस्ट बनना चाहे तो ही लोग उसको सीरियसली लेते हैं। अगर मुझे हीरोइन बनना था तो लोगों को लगता है ये बड़ी मजाक की बात है, लेकिन वो कितनी मेहनत मांगता है। किताबें पढ़ने की वजह से मैं घर से भागी नहीं कहना चाहिए, वरना मन होता था कि मैं जाके नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन करूं। मुझे अच्छा। एक्टिंग करना, अभिनय करना बहुत पसंद था। था नहीं है, मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे लगता है कि उसके लिए मुझे फिल्म स्टार बनना चाहिए। और हम जहाँ बचपन गुजरा है वहां उस समय कोई रियलिटी शोज तो होते नहीं थे, ना ही ये बात घर परिवार में हंसी मजाक के सिवाय दूसरा इसमें कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता था। तो ठीक है, मैंने जिंदगी ऐसे प्लान करा कि जिसमें कोई प्लानिंग नहीं है। रोज सुबह जिंदगी जैसे सामने आती है उसको निभाते गए। शिव खेड़ा जी की किताब है यू कैन विन, उससे मैंने एक चीज जो उस किताब के शायद फ्लिप पे लिखी हुई है कि आप कितना अच्छा काम करते हैं या अलग काम करते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप जो भी काम करते हैं उसको कितना अच्छा और अलग ढंग से करते हैं ये ज्यादा जरूरी है। ये काम बात मुझे इतनी पसंद आई। हम बड़े साधारण लोग हैं। मेरे पिताजी जीवन बीमा निगम के बड़े साधारण से कर्मचारी थे। वो साइकिल पर ड्यूटी जाते थे, हम एक छोटे से क्वार्टर में रहते थे, लेकिन हम दोनों बहनें थी। तो मेरे पिताजी ने हमें रखा बड़ा प्रिंसेस जैसा। हम लोग उस समय भी बड़े महंगे फ्रॉक्स पहनते थे। हमें पापा क्लास 12 तक भी शायद हमारे पैर अपने हाथों से धुलवाते थे कि पैर के नीचे गुलाबी रहे। हमें जो चाहिए जैसा चाहिए हम हमारे सुख दुख का और हमारी सुविधाओं का ख्याल रखते थे। तो उनको दुखी करने का कोई मतलब नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा बहस कर पाऊं। और उनको मेरा म्यूजिक सीखना भी पसंद नहीं था। लेकिन जहां मैं सही होती हूँ ना, फिर वहां मैं लड़ती हूँ। खुद के लिए खुद को ही स्टैंड लेना पड़ता है। ये बात आज भी बहुत सी महिलाओं को पता नहीं है। और इतनी किताबें पढ़ने की वजह से मैं देखती थी कि अधिकतर जो कहानियां है ना वो स्त्रियों के दुख से भरी हैं। फिर चाहे वो शरद चंद्र जी लिख रहे हैं या प्रेमचंद्र जी, उसमें लगता था कि महिलाओं को इतना दुख। फिर मैं जब मैं अपने आसपास देखती थी तो सही में मैं देख पाती थी कि महिलाएं उस जमाने में तो कम से कम, आज भी महिलाओं पे अत्याचार कुछ ज्यादा ही है, अभी भी कम नहीं है, पर उस समय तो जो घरेलू महिलाएं थी ना उन्होंने मान लिया था कि मेरी शादी हो गई है और राशन अंकल ले आते हैं और हमारे घर में सब कुछ है, तो उसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। वो आराम से दोपहर को सो जाती थी और उठ के फिर खाना बना देती थी। उनके शादी होने के बाद और कोई सपने ही नहीं थे। ये बात मुझे लगता था कि बड़ी गड़बड़ है। इसका मतलब क्या शादी जीवन का एंड है और ससुराल एक खुली जेल जिससे आप अपनी मर्जी के से मायके भी नहीं जा सकते, आपको परमिशन चाहिए। इनको इनको पसंद नहीं। और ये अगर अलाउ करे, ये सेंटेंस मुझे बहुत ये दो हर्ट करते सेंट। थे। मुझे लगता था कि ये कैसे पॉसिबल है। इवन कोई कुछ बेचने आए तो कभी मम्मी कभी पड़ोस वाली आंटी बोलती थी कल आना भैया, आज तो मेरे पास पैसा नहीं है, कल अंकल से लेके रखूंगी। ये भी मुझे समझ नहीं आता था। मुझे लगता है कि यही सब बातों की वजह से आज जो लड़कियां शादी नहीं करना चाहती है ना, उनको लगता है कि मैं मम्मी जैसी लाइफ तो नहीं जीऊंगी। उसके पीछे यही है कि उन्होंने ना हाउस वाइफ, होम मेकर, जिसका हिंदी नाम बहुत गॉर्जियस है कि गृह स्वामिनी, उसके काम को बड़ा डी वैल्यू किया गया है, उसके काम को वो सम्मान नहीं मिला है। तो ये सारी चीजें मुझे दिक्कत होती थी। पहले तो महिलाओं को ये बताना था मुझे कि आपके लिए सम्मान सबसे इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसके लिए खुद की योग्यता शादी के बाद भी लगातार बढ़ानी है। उसलिए हमने वो स्वयं सिद्धा नाम का मैंने एक संस्था बनाया जिसमें महिलाओं को शादी के बाद भी अपने सपने पूरे करने की हम सपना दिखाते थे कि आपकी शादी हो गई है, वो सपने पूरे करने में कहीं बाधक नहीं है, आपको सिर्फ टाइम मैनेज करना है। और टाइम मैनेजमेंट करके तो मेरा जो सपना था ना हीरोइन बनने का, मैं खुद हीरोइन नहीं बन पाई, लेकिन आज तक मैंने 10,000 से अधिक महिलाओं को अभिनय सिखा के मंच पे हीरोइन बना दिया। ये काम हुआ। जी,
बहुत ही सुंदर आपने एक शब्द कहा जो हम बहुत भूल जाते हैं। लाइक हम लोग ने हाउसवाइफ वर्ड इतना यूज कर लिया कि उसमें जी ना कोई मीनिंग लगता है ना कुछ लगता है। बट जो आपने वर्ड बोला गृह स्वामिनी, अगर हम लोग आसपास में, अपने घरों में, अपने फ्रेंड सर्कल में ये वर्ड यूज करें तो मुझे लगता है हमारा ये नजरिया बदल सकता है। जी जी जी। तो दिया, आपने अपने इनिशिएटिव के बारे में बताया, जो स्वयं सिद्धा आपने नाम थोड़ा सा कोट किया था। आप उस इनिशिएटिव जी के बारे में और हम सबको बताना चाहेंगे डिटेल में? जी जी बिल्कुल। ये कम से 20 साल हो गए, शायद 2005 से मैंने महिला समाज के साथ काम करना शुरू किया था। भिलाई में भिलाई महिला समाज। मैंने कहा ना कि जिंदगी जैसे आती थी, मैं उन जिम्मेदारियों को एक पूरा दिन कैसे सार्थक बीते, ये मेरी इच्छा है। वरना मुझे रात को नींद नहीं आती कि आज का दिन वेस्ट हो गया। फिर मैं कोई छोटा सा शोपीस बनाऊं या किसी की मदद करूं, कोई एक नया गाना सीखूं। मैंने म्यूजिक सीखा है, मैं म्यूजिक क्लास चलाती हूँ। तो मैं कोई गाना सीखूं, एक नया गाना उठाऊं या कुछ ऐसे करूं। फिर जब मेरा बेटा हुआ तो उसकी परवरिश में मैंने पूरा ध्यान लगाया कि कैसे उसको बातें सिखाऊं, कैसे कुछ भी सिखाऊं, कुछ भी करूं। चीजों को ना एंजॉय करना होगा, अपने काम को। हम उसको हम्म। बोझ समझ के करेंगे ना। अगर आप हाउसवाइफ हैं, अगर आप एक होममेकर हैं, तो उसमें दुखी या खुद को पिछड़ा समझने की क्या जरूरत है। मैं ये बात को मैंने कब समझा कि मेरे घर एक बार शुरू शुरू में मुझे लगता था कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं पैसे नहीं कमाती हूँ। तो मेरे घर में काम करने के लिए एक दीदी आती थी। तो एक दिन उसने बड़े दुख से मुझे बताया कि ना पहले ना मेरे हस्बैंड की अच्छी नौकरी थी दीदी, तब ना मैं भी घर में बैठ के खाती थी, घर संभालती थी। फिर मेरे हस्बैंड को चोट लगी, उनका काम बंद हुआ, तो अब मुझे ये भटक के पैसे कमाने पड़ते हैं। मैंने उसकी बात को ना समझा कि घर में रानी बन के रहना और भटक के पैसे कमाने में जो फर्क है। क्यों ना महिलाएं जो हाउसवाइफ है, वो क्यों ना अपने काम को खुद वैल्यू करे, वो खुद समझे। जब तक वो खुद को नहीं बोलेंगी ना कि मैं बेस्ट हूं, हम्म। तो तब तक आप दुनिया को नहीं समझा पाओगे कि मेरा काम कितना इंपॉर्टेंट है। क्यों हमने अपने कामों को ऐसा बना रखा है कि वो बहुत वो काम है कि किसी की सेवा करना या खाना बनाना या घर की सफाई करना बहुत खराब है। आजकल बहुत सारे मैसेजेस आते हैं व्हाट्सएप में कि अगर मेरा घर गंदा है, बाथरूम में गंदे कपड़े हैं, मतलब मैंने अपनी फैमिली को साफ कपड़े पहनाए हैं। अगर डाइनिंग टेबल पे झूठे बर्तन हैं, मतलब मैंने अपनी परिवार को अच्छा भोजन खिलाया। मैंने कहा इसका मतलब है कि ये जो हाउस वाइफ है ना, ये आलसी है। आपको गरम खाना खिलाने के साथ डाइनिंग टेबल भी साफ रखना है। क्यों ना अपने घर को अपना ऑफिस, अपना कार्य क्षेत्र माना जाए। मैं अपने परिचय में जो पूरा, आजकल बायोडाटा बहुत लंबा चौड़ा हो गया है इतने साल काम करके, लास्ट में मैं एंड होम मेकर जरूर लिखती हूँ। मुझे ये काम बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरा फुल टाइम जॉब है। ये घर हम्म। का एक एक कॉर्नर सजाना, चाहे उसमें गार्डन का एक पौधा ही क्यों ना हो। मैं बेडरूम में अपने आज क्या कुशन का तरीका कर रही हूँ, आज कैसे मैंने किचन में कुछ ऑर्गेनाइज किया है, ये मेरा स्ट्रेस मैनेजमेंट है। और ये घर मेरा है, पूरी तरह से मेरा। हस्बैंड तो दिन के शायद अधिकांश समय ऑफिस रहते हैं ना, घर औरत का होता है। तो इसको भी अगर वो औरत कहे कि मैं यहाँ कैद हूं, मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो अपने आप अपना ही काम डिवैल्यू कर रही है। उसको बताना हम्म। चाहिए कि आई एम द क्वीन, तब जाके लोग उसको क्वीन मानेंगे। तो मैंने देखा, तो फिर मैं अपने बच्चे के स्कूल के जो प्रोजेक्ट्स आते थे ना, छोटे छोटे प्ले स्कूल के, वो भी मैं इतने मन से बना के भेजती थी कि एक बार उसका जो फाउंडेशन स्कूल है, छोटी छोटी मैं उसकी चीजें उसको फैंसी ड्रेस के लिए तैयार करना, उसमें मैं अपना जितना आर्ट है मेरे अंदर मैं सब भर देती थी। तो फाउंडेशन स्कूल वालों ने समझा, तो वहां से उन्होंने मुझे एक दिन बुलाया और मुझे कहा कि इस साल के एनुअल फंक्शन में हम चाहते हैं आप कोई आइडिया दें, क्योंकि आपकी जो आइडियाज आप भेजते हैं बच्चे के साथ, वो हमें बहुत पसंद आते हैं। तो वो मेरा पहला लाइट एंड साउंड शो था। और आज तो मैं छत्तीसगढ़ की पहली महिला लाइट एंड साउंड शो राइटर डायरेक्टर हूँ। उस समय मुझे पता नहीं था ये इतना बड़ा काम हो रहा है। सिर्फ कौन डायलॉग बोलेगा, इसलिए मैंने रिकॉर्ड कर लिया। ये एक कला है या विधा है, मुझे ये भी नहीं पता था। तो ये अब ये बहुत बड़ा हो गया है। फिर मैं भिलाई महिला समाज से जुड़ी। वहां उस समय भी सब लोग माइक में बोल के नाटक करते थे, 2005-6 में।
साथ में। तो हमने एसएस का शो बनाया, फिर उसमें काफी चीजें बदली। उसमें मरोदा क्लब से मैं सेक्रेटरी बनी। बहुत सारी चीजें हमने बदली कि मैंने शुरू किया कि विमेन सपोर्टिंग विमेन, एक दूसरे को सपोर्ट करो। हम लोग ना तब तक ऐसा मान के रखे हुए थे कि मुझे अपने साथ वाले की बुराई करनी है। इसमें ना सिर्फ अज्ञानता थी। मैं केवल अपनी पड़ोसी से ही बेहतर बनना चाह रही हूँ। बनना है तो मुझे इंदिरा गांधी से बेहतर बनना है। बनना है तो अगर मुझे दयालु बनना है तो मदर टेरेसा जैसा बनना है। क्यों ना हम अपने लक्ष्य बड़े करें। तो ये जब तक पढ़ेंगे नहीं कैसे जानेंगे। तो महिलाओं में जनरल नॉलेज की बहुत कमी थी। पेपर नहीं पढ़ती हैं, कोई टीवी नहीं देखती हैं, वो दो तीन सीरियल देखकर अपने अपना काम करके लगता था कि बस अपने बाजू वाले जो है महिला उसी से मेरा सारा कंपटीशन। वो सोच बदलने का प्रयास किया। उसके बाद हमने 2011 में मैंने एक नाटक किया जिसमें करीब 80 महिलाएं थी और एक सिंगल शो था 1.5 घंटे का। 2 महीने की प्रैक्टिस। मैं 24 घंटे काम करती थी। उस समय मेरा बेटा क्लास 3-4 में पढ़ता था, और छोटा था शायद। और मेरी सासू माँ थी घर में 90 साल की। और मेरा घर, मेरी म्यूजिक क्लास, और मेरे स्टूडेंट जो खैरागढ़ से एग्जाम देते हैं 50 से अधिक स्टूडेंट, रोज 4 घंटे की क्लास। हस्बैंड ड्यूटी जा रहे हैं। खाना बनाने के लिए आज तक मैंने किसी को नहीं रखा। और उस समय मैंने ये शो बनाया। और उसके बाद उससे हमने खोला कि महिलाओं को मंच की जरूरत है। क्या होता था, तब तक खाली स्टूडेंट्स को मंच मिलता था, लड़कियों के लिए बहुत मंच है। जैसे शादी हो गई तो उसके लिए बस रंगोली और मेहंदी कंपटीशन, बहुत हुआ तो पूजा की थाली सजाओ। ब्रेन के अंदर कोई चीज है, ये शायद बहुत लोगों को पता ही नहीं रहता था। ये साबित करनी होगी। समाजों में भी एक महिला विंग होता है, जहां जब सबका सम्मान होगा तो वो थाली लेके खड़ी रहेंगी, या फिर बहुत हुआ तो एक वेलकम डांस करेंगी। उसके अलावा कहाँ उनसे पूछ के समाज के नियम बनाए जाते हैं क्या। महिला विंग का काम है कल्चरल संभालना। तो मुझे लगता था कि आपका ना ब्रेन लोगों तक पहुंचाना जरूरी है। तो इस सोच के साथ स्वयं सिद्धा का शुरुआत हुआ है और चल रहा है। आज तो इसमें दुर्ग भिलाई से ही 300 से अधिक मेंबर्स हैं। 10 राज्यों के 25 शहरों से महिलाएं जुड़ी हैं। वेबसाइट है हमारा www.swayamsiddhaindia.com। वेबसाइट पे ओके। जाके अब हम हमारे सारे कांटेक्ट नंबर से आप जुड़ सकते हैं। और सबको लगता है कि जो बाहर से जुड़े हैं वो क्या काम करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसमें, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे जो व्हाट्सएप का है, हमने जब व्हाट्सएप शुरू हुआ तो हमने इसका पूरा पॉजिटिव यूज निकाला। अभी इस पे सारे सप्ताह रोज संगीत, साहित्य, संस्कृति, सिनेमा, फोटोग्राफी, स्वास्थ्य, ब्यूटी और बहुत कानूनी सलाह से लेकर बहुत सारी टॉपिक्स पर, जो करंट अफेयर्स पे, हम इस पे स्तंभ चलाते हैं, कॉलम्स। हम रोज एक कुछ लगाते हैं, उस पे महिलाएं अपने विचार लिखती हैं, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग सीखती हैं इसमें। और उसमें उनका ब्रेन कैसे अधिक एक्टिव होता है, हम उनको उसमें गाइड करती हूँ। उसमें मैं उनको वहीं पर हम लोग वर्कशॉप्स लेकर थ्रू व्हाट्सएप ही उनको सिखाते हैं कि कैसे अच्छा सोचना है। उसमें पर्सनल डेवलपमेंट के, भिलाई में पर्सनल डेवलपमेंट के पूरे वर्कशॉप्स होते हैं, जिसमें वो अभिनय सीखने के पहले पर्सनल डेवलपमेंट, उसके पहले मन मजबूत करना, इतने सालों के ट्रॉमा होते हैं। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं। जब हम लोग वर्कशॉप्स करते हैं तो पहले दिन जब मैं उनके परिचय में पूछती हूँ कि आप अपना परिचय दीजिए, अपने बारे में हमें कुछ बताएं, जिससे मैं जान सकूं कि मुझे उस पर कितना क्या काम करना है। तो अधिकांश महिलाओं का होता है, ये मेरा नाम है, मेरे पति ये करते हैं, इस पोस्ट पे हैं, या बिजनेस करते हैं, या बीएसपी में हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, वो बच्चे ये करते हैं, ये करते हैं, मेरा घर यहाँ है। परिचय खत्म। अब जब मैं बोलती हूँ ये तो आपकी फैमिली है, आपका क्या परिचय है, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या आता है। आप यकीन नहीं करेंगे, 99% महिलाएं रोने लगती है। फर्स्ट डे वर्कशॉप में रोना पीटना ना मचे, ये हो ही नहीं पाता है। वो रोने लगती हैं, अधिकांश को याद ही नहीं है कि वो बनना क्या चाहती थी, क्या या चाहती हूँ। वो क्या सोचती है, उसकी क्या चॉइस है, फेवरेट कलर या फेवरेट खाने तक का। जब हम ये क्वेश्चंस देते हैं उनको ना, उनको याद नहीं। जो बच्चों की प्लेट में छूट गया वही खा लेते हैं। बेटी का कुर्ता मन से उतर गया तो अब माँ का हो गया। उनको अपनी चॉइस याद नहीं।
और ये कोई गरीब घरों की कहानियां नहीं है। जो कार चलाती है, हीरे की अंगूठी पहनती है, कैपरी पहन के मार्केट मॉल जाती हैं, ये उनकी भी कहानी है। की कहानी। यहाँ पे अमीर गरीब की बात नहीं है। महिलाएं खुद को ही भूलती हैं, इस वजह से लोगों के लिए उनको भूलना आसान होता है, मुझे ऐसा लगता है। खुद को वर्थ इट समझना है, तब जाके लोग हमारी खूबियां देख पाएंगे। हम अपनी खूबियां कैसे खोते जा रहे हैं कि परिचय में जी सबका जी परिचय दे दिया और खुद को जी। भूल गए। अब तो खैर ये 15-20 साल हो गए हैं स्वयं सिद्धा। अब स्वयं सिद्धा का प्रोग्राम होता है तो घर वालों को पता है कि ये कितना जरूरी है, या ये कितना बड़ा है, ये कितना बड़ा स्टेज तक हम जा पाते हैं। लेकिन शुरू में होता था, मैं इस दिन तो नहीं आ पाऊंगी क्योंकि उस दिन मेरी बेटी का एग्जाम है। तो उसको मेंटल सपोर्ट करने के लिए, बेटी कितनी बड़ी, बेटी पीजी कर रही है, बेटी 28 साल की है। ये खुद 20 साल की उम्र में माँ बन चुकी थी। तो मुझे लगा जिस दिन, अब से बेटी को भी बताओ कि उस दिन मेरा प्रोग्राम है, उस दिन घर में मेरे लिए भी घर में शांति का माहौल रहना चाहिए। वरना ऐसे भी दिन थे कि लोगों के घर में उसी दिन कोई ना कोई घटना होती थी, कोई कहीं गिर गया, या फिर पति का उसी दिन मूड ऑफ हो गया। कई बार मुझे लगता है कि इंटेंशनली भी होता था। ये सुनने में जैसा भी लगे, कि अगर औरत घर से बाहर कहीं और खुश है ना, है। तो बहुत लोगों को तकलीफ होती थी। ये मानसिकता बदलने में हमें बहुत समय लगा। और मेरा ना कोई महिला मुक्ति मोर्चा नहीं है कि घर में पति से लड़ के आओ। आप घर मैनेज कर लेते हो तो आओ। मैं अभी, मैं ना क्रिएटिव काम करूंगी, मैं नाटक लिखूंगी, मैं उसको करवाऊंगी। मैं सारी समस्याओं पे नाटक लिखती हूँ, लेकिन लोगों को अवेयरनेस का मैसेज जाना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे घर में ना बैठ के तुम्हारे पति से लड़ाई और वकील नहीं बताऊंगी, वो तुम खुद मैनेज करो। जिसके घर में आराम से होता है वो आओ, या फिर अपने घर को मैनेज करना सीखो। खुद की इंपॉर्टेंस बताओ घर में, कि अब तक, जैसे वो चक दे में एक डायलॉग है ना, कि अब तक सिर्फ तुम ही तुम थे, अब मैं भी हूं, मेरे भी काम है। बच्चों को मुझसे भी पूछना चाहिए कि मम्मी कल मेरे दोस्त आएंगे, पिज्जा बना देना। पूछो मम्मी कल शाम को फ्री हूं क्या, फ्री है कि नहीं। मम्मी आपका कोई शेड्यूल तो नहीं है। क्यों नहीं पूछते भाई, आपको हम्म। पूछना चाहिए कि आज मम्मी का कोई काम है या नहीं है। हम लोग कहीं कार्यक्रम करने वाले थे, तो एक 55 साल की आंटी जी थी, उनके हस्बैंड 60 के आसपास थे। तो वो रोज आती थी और वो बहुत हेल्दी भी थी। लेकिन उनका था कि मैं कभी कुछ नहीं की, मुझे करना है। और वो नाटक में हमेशा हम लोग कोई सास का रोल देते थे उनको, कि आप करो जितना कर सको ऐसा। हम लोग प्रोग्राम में गए और वहां ना एक ग्राउंड में प्रोग्राम था, तो ग्राउंड में ऐसे हरे रंग की शीट बिछा देते हैं। तो उसमें उनका चप्पल अटका और वो गिर गई। और गिर वो गया। पहले ही बहुत हेल्दी थी, और उनके कंधे में इतना पेन शुरू हुआ। मैंने कहा आंटी जब काम करो आप चले जाओ हॉस्पिटल स्टन 9, हम लोग कर लेंगे। बोलती है नहीं सोनाली, तूने सिखाया ना कि कुछ भी हो जाए कलाकार को शो मस्ट गो ऑन। तो मेरे वर्कशॉप का इतना फायदा होगा मुझे नहीं पता था, तो मैं सहन कर लूंगी। और उन्होंने बड़ी अच्छी उस दिन दो बातें, उनकी पंच लाइन बोलती है, हम लोग लेबर पेन झेल लिए तो ये क्या दर्द है रे। तो इससे सभी महिलाएं रिलेट कर गई। ठीक है, उन्होंने अपना काम किया, अपना शो किया, और फिर वो सेक्टर 9 हॉस्पिटल पहुंची हस्बैंड के साथ। उनके हस्बैंड ने रास्ते भर उनको इतने ताने दिए, तू कोई बच्ची है क्या, तेरे को कब से नाटक आ जाता है, तू कहाँ की हीरोइन बन गई कि बच्चों के साथ नाटक करने मंच पे चढ़ गई, घर में रहना चाहिए, अपना काम करना चाहिए, क्या कर रही है, ये क्या मतलब है करके। सेक्टर 9 जाके पता चला उनके कंधे की हड्डी डिसलोकेट हो गई थी। और वहां भी उनसे डॉक्टर ने पूछा, या तो आप कल ओपीडी में आओ, मैं पेन किलर देता हूँ, या आप अगर अभी सह लेते हो तो मैं इस कंधे की हड्डी को बिठा दूंगा। उन्होंने मेरे को मुझे बाद में बताया कि रास्ते भर जो मैं सुनी थी, जो मेरा दिल दुखा था ना, उसके सामने तो ये दर्द कुछ नहीं था। मैंने कहा आप बिठा दीजिए। उन्होंने उसको झेल के उसको बिठाया, उस पे कच्चा प्लास्टर जैसे भी बन पड़ा किया, एकदम कंधे पर था। फिर वो घर गई। घर जाने तक भी अंकल ने उनको इतनी ही बातें सुनाई। और फिर वो अपने किचन में गई, खुद पानी लिया। एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं रहता है ना कभी कोई महिलाओं को। बहुत पहले की बातें हैं, अभी स्थिति बहुत बदल चुकी है, जिसकी मुझे बहुत खुशी है। अभी सब अपने आप को स्वयं सिद्धा कहते हैं जो मेरे ग्रुप में हैं, और उनसे कोई बदतमीजी से बात भी नहीं कर सकता, ऐसा मुझे यकीन है। तो उन्होंने फिर वो, जब वो पानी भी लेके पी रही कोशिश कर रही है, अंकल सुनाया जा रहा है, तू कब से एक्टिंग बाज हो गई है, तुझे कहाँ से नौटंकी आती है, कभी नाटक करने सिंग तुड़ा के बछड़ों में गई,
ऐसे ऐसे डायलॉग। उन्होंने वो पानी भरा गिलास ना दीवार में दे के मारा, और आंटी जी ने कहा कि जिंदगी भर ना नाटक ही कर रही थी, तुम्हारे घर में ना सारे तानों के बावजूद हंस हंस के घर का काम कर रही थी, वो भी नाटक था। मुझे दो लड़कियां हुई, तुम्हारे घर वालों ने इतनी बातें सुनाई, तब भी मैं सबके लिए खाना बनाई, वो भी नाटक था। और अभी भी जो तुम्हारे साथ सुखी दंपति का जीवन करती हूँ ना, वो भी नाटक है। मंच पे कर ली तो क्या हुआ। और उस दिन जो वो अंकल चुप हुए, उन्होंने उसके बाद उनको कभी ना तो रोका, ना ताने कसे। उनको समझ में आया कि इतनी बातें ये औरत अपने अंदर दबाई थी। मेरा हम्म। कहना है, ये जिस दिन तकलीफ हो ना उसी दिन बोलो। तुम ये जो दबा के सेक्रीफाइस और त्याग की मूर्ति का जो नाटक कर रही हो ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हम्म। तुम्हारी आज डेथ हो जाए ना, 6 महीने में तुम्हारे पति के लिए ना रिश्ते आने लगते हैं हमारे देश में। तुम उनको तुम्हारे जगह काम करने वाली एक और चाहिए। तुम्हारे से मोहब्बत कितनी है पता नहीं। तो खुद से प्यार करना भी जरूरी है। हम्म। ये कब आएगा, जब आप सम्मान दोगे भी और सम्मान लोगे भी। खुद को हम्म। सम्मान पहले खुद को करना पड़ेगा। तो ये सारी मेरी एक्सपीरियंस है, जो स्वयं सिद्धा के द्वारा होती है। ये एक अलग ही दुनिया है, जो आज भी महिलाएं मुझे मेरे पास आके बहुत रोती हैं। फिर उनको मैं काउंसल करती हूँ। घर में ना उनको समझने के लिए जो सोच चाहिए ना, उसमें बड़ी कमी है। मैं चाहती हूँ कि जो हम लोग बच्चियों के लिए इतने प्रोग्राम बनाते हैं ना, कभी सेल्फ डिफेंस, अरे तुम लड़कों के लिए ऐसे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज हम क्यों नहीं करते, जहां क्लास 2 से लड़कों को सिखाया जाए कि सामने कोई लड़की आए तो आपको कैसा बिहेव करना कैसे बिहेव चाहिए। करना है। किसी लड़की को कोई गलत नजर से देखे तो क्यों ना चार लड़के उस पर टूट पड़ते, क्यों आप हंसते हम्म। हो। हमें ना लड़कियों को ट्रेन नहीं करना है, हम्म। जिनसे उनको दर्द मिलता है ना, उनको ट्रेंड करो। क्यों हम बात बात में दुर्गा बन जाओ, काली बन जाओ, नाचो मत। अरे मुझे अच्छा लगता है मैं दिन रात गुलजार को पढूं, मुझे अच्छा लगता है मैं शाम से अपनी किताबें लेके मरे रहूं, तुमको क्या। हर 2 मिनट में तुमसे एक अनजान रैंडम गाय से अपनी रक्षा करने के लिए मैं दुर्गा काली बनूं, मैं डंडा चलाना सीखूं, मैं पुलिस का सेल्फ डिफेंस की लड़ाइयां सीखूं। क्यों भाई। हम्म। मैं चैन से रहना चाहती हूँ, तुमसे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। तुम मुझ पे गंदी नजर न डालो, इसके लिए तुम्हारी ट्रेनिंग जरूरी है, तुमसे बचने के लिए मेरी ट्रेनिंग नहीं। इस पे हम्म। सरकार को कुछ सीरियसली करना चाहिए। अपने तरीके से तो मैं जितना हो सके कर रही हूँ, देखा जाए। जी। जब मैंने स्केड्यूल किया था आपके साथ इंटरव्यू, तो लग रहा था कि ये महिलाओं के लिए कितना अच्छा होगा, लाइक जब वो सुनेंगी कितनी उन लोग को मोटिवेशन मिलेगा। बट आज ये जो आपने किस्से सुनाए, मैं सारे मेल व्यूअर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगी कि इस एपिसोड जी को पूरा देखें, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट्स जब वो सुनेंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि वो भी कहीं जो छोटे मोटे ऐसे ही ताने मार के चल देते हैं, उनको भी एक सोचने का फिर से एक जी नजरिया मिलेगा कि क्या मैं ऐसा जी करता हूँ, क्या मैं ऐसा नहीं जी करता। तो मैं जी मोटिवेट करूँ दूसरों को भी, अपने दोस्तों को। और अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये कितना बड़ा इम्पैक्ट ला रहा है किसी एक इंसान के जीवन में। क्योंकि जो आपने कहा कि उन्हें वो तानों का दर्द इतना ज्यादा लगा कि उनको वो जी डिसलोकेशन को जो डॉक्टर ने ठीक किया उसका दर्द उससे छोटा लगा। तो ये बहुत बड़े इम्पैक्ट्स हैं जो हमारी सोसाइटीज में हो रहे हैं, और हम अभी कुछ नहीं कर रहे हैं एज अ आम इंसान। उसको बैठ के देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इग्नोर करके आगे बढ़ जा रहे हैं। तो दी, आपके पहले इनिशिएटिव को सुनने के बाद मुझे काफी यकीन आया और मुझे उसका प्रेरणा स्रोत भी मिल गया कि आपका जो दूसरा इनिशिएटिव है, जागृति, उसका जी भी इससे हल्का फुल्का, या बहुत हल्का फुल्का तो नहीं, बहुत मेजर रिलेशन है। और जी उसकी उत्पत्ति और ये दोनों थोड़े से रिलेटेड हैं। तो अब जी मैं आपके दूसरे इनिशिएटिव के बारे में सब दर्शकों को बताना चाहूंगी, तो आप थोड़ा उस पे लाइट दें, क्योंकि वो भी आज के युग में बहुत एप्रोप्रिएट है और आज की जरूरत है। प्रोजेक्ट जागृति हमने शुरू किया 5 सितंबर 2024। ये मेरे मन में आया कि एक बार मेरे घर में टीवी जोर से चला, ऐसी भयानक
एक माँ के नाम की गाली मेरे ड्राइंग रूम में गूंजी ओटीटी प्लेटफॉर्म से। मैंने हस्बैंड को बोला तुम जल्दी साउंड ऑफ करो, मैं अड़ोस पड़ोस वाले क्या सोचेंगे। जब मैंने ओटीटी में देखा कि ओटीटी पे चूंकि सेंसरशिप नहीं है, सेंसर नहीं है, तो भाई कुछ और क्रिएटिव काम कर ले, कुछ और अच्छा कर ले कि जो शोले का रिकॉर्ड तोड़ दे। शोले जैसी एक कल सिनेमा में एक बूंद खून नहीं दिखेगा आपको, आप यकीन मानेंगे, जहां गब्बर सिंह है वहां कोई गाली नहीं है वो बहुत खतरनाक। लेकिन एक गाली के बगैर यदि शोले बन सकती है तो आप क्यों नहीं। लता मंगेशकर जी किसी गाने में कोई भी आपत्तिजनक शब्द होने से वो मना कर देती थी गाने से, और चूंकि वो दी लता मंगेशकर हैं तो उनकी बातें मानी जाती है ना। ऐसे ही यदि बड़े लोग मना करें कि हम भाई डायलॉग बोलो, डायलॉग में मैं गाली नहीं बोलूंगा, क्योंकि गाली आपकी जुबान से निकल रही है, पहले तो आपका खून पूरा गंदा होता है, उसके बाद वो लोगों तक, कानों तक पहुंच रही है। मैंने जब ये गालियां पूरी इस पे स्टडी करके देखा, सारी गालियां ना सिर्फ महिलाओं को अपमानित करने की बात है। महिलाओं के साथ जो दुष्कर्म बढ़ रहे हैं, सिर्फ एक वर्ड में बताया जाए तो ये गाली है। तो जब आप किसी को, किसी लड़के को भी ये शब्द कह रहे हो, अगर उसकी माता के नाम से कह रहे हो, माएँ तो सबकी एक जैसी होती है ना, उसमें आपकी माता की परवरिश कहाँ गई, ये शब्द मुंह से निकला क्यों। तो हमने उस समय कुछ सोच के अपने कार्यक्रम में इसका इनिशिएटिव शुरू किया। हमारे यहाँ के लोकल मीडिया चैनल्स ने उसे बहुत सपोर्ट किया। मैंने पीएमओ में माननीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी। 26 जनवरी को लाल किला से उन्होंने भाषण दिया था, उसमें सर्वोपरि महिला सम्मान को रखा। तो मैंने कहा अगर महिला सम्मान हमारे देश में सर्वोपरि है तो महिलाओं के अपमान की ये गालियों पे सेंसरशिप क्यों नहीं लगती। आप पिता है हमारे, ये बेटियों की पुकार है कि हमें इन गालियों पे सार्वजनिक बोलने के लिए कोई सजा हो और ओटीटी पर लगाम लगाई जाए। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था कि कोई जवाब आएगा, ऐसी कितनी चिट्ठियां रोज पीएमओ पहुंचती होंगी, लेकिन सूचना प्रसारण मंत्रालय से मुझे बकायदा चिट्ठी आई कि आपका ये बिल्कुल जेन्युइन है और इस पे रोक है, सिर्फ चैनल सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने 18 ओटीटी बंद करने का भी लिस्ट भेजा, लेकिन जो ज्यादा इन्फ्लुएंशियल्स है, सारे जो नेटफ्लिक्स से लेके अमेजन प्राइम और हॉटस्टार एंड एवरी, सब में गालियां अभी भी धड़ल्ले से चल रही है। लेकिन उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा कि गालियों पे बिप और अश्लील दृश्यों में धुंधला करने का ऑप्शन है, प्रावधान है, लेकिन वो कोई मान नहीं रहा है तो उस पर फाइन से जो भी है। तो चिट्ठी पत्री मेरी अभी भी चल रही है। इतना बिप और धुंधला की बजाय इतनी शूटिंग मत करो ना भाई। उनको आजकल लगता है कि समाज में इतना क्राइम क्यों बढ़ रहा है। एक जमाना था हम लोग ना फिल्मों से कपड़े पहनने के सलीके से लेके बाल बनाने का तरीका सीखते थे। हम भाषा सीखते थे, हिंदी उर्दू कैसे बोली जाती है। हम राज कपूर से लेके राजेंद्र कुमार से लेके फिर और शाहरुख खान तक हम देखते थे कि वो कैसे महिलाओं को सम्मान से बात करते हैं, वो कैसे सलीके से रहते हैं, कैसे उनकी आंखें होंठ, कैसे। अच्छा, हीरो का मतलब होता था अ गुड मैन, जो विलेन को खत्म कर देता है, बुराई को मिटाता है, और जीत अच्छाई की होती है। जो दिखाया जाता है हम वही सीखते हैं। हम दूरदर्शन देखते थे, हमने अच्छी भाषा सीखी, हमने बात करने के सलीके जाने, हमने उच्च स्तरीय शास्त्रीय संगीत और नृत्य देखा। हम बोर होते थे, हमको लगता था ये क्या दिखा रहा है, लेकिन ना ये सारी चीजें बीज बन के बच्चे के मन में पड़ी होती है। जब भी उसको सही परिवेश और पानी मिले ना, वही बीज अपना खिलेगा। तो हम किस चीज का बीज डाल रहे हैं? गंदे अश्लील दृश्यों के, ऐसी खतरनाक मारपीट का कि किसी ने किसी को हथौड़े से मार दिया, किसी ने किसी को भाले में उठा लिया, और फिर उसका मेकअप मैन का भी पैसे देने हैं उनको, तो मेकअप भी दिखाओ कि कितना खून निकला, फिर उसका एक विभत्स मेकअप दिखाओ। उसके बाद एक गंदी फिल्म है ऐसी जिसमें एक डायलॉग में 8 गालियां सुनी मैंने, उसने बहन की गाली 8 बार बोली। साथ में फिर स्टैंड अप कॉमेडियंस, हम उनको दिल बहलाने के लिए देखते हैं। और आईटी सेक्टर में काम करने वाले बच्चे हजारों की टिकट खरीद के गालियां सुनने जाते हो। बिन गालियों के अगर आप कॉमेडी नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं
तो आपकी सोच पे फिर से विचार करने की जरूरत है। माताओं बहनों के नाम से गाली देने से ना पहले वो आपके मन में एक सीन बना, आपके विचारों में आया, आपकी सोच गंदी हुई, फिर वो आपकी जुबान से निकला, और फिर एक दिन वो आपके व्यवहार में भी जाएगा। ये सोच बनी कब? हम जब छोटे थे तब तो नहीं था। ये सोच आप इनके मन में डाल रहे हो थ्रू ओटीटी, क्योंकि बड़े से बड़ा स्टार गाली दे रहा है, उनको लग रहा है वाह, मैं स्टार तो नहीं हो पा रहा हूँ, गाली वाला मैं कर सकता हूँ, जो इजी काम है ना वो कर सकता हूँ। फिर इसमें ना केवल लड़के नहीं है, अब लड़कियों को भी लड़कियां भी लगता हैं। है शराब पीने और गालियों देने से मैं हम्म, इस पुरुषों से समकक्ष हूँ। और हम्म। मैं कहती हूँ अगर पुरुषों की बराबरी करनी है ना, तो अब तक जिन पोस्ट पे, जिन पदों पर पुरुष काबिज है, कलेक्टर, कमिश्नर, प्रधानमंत्री तक, आप वहां पहुंचो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बहुत आसपास, अगर सड़क में चौराहे में अगर हम टकरा भी जाते हैं तो लड़के आपस में गालियां दे देते हैं जिसको जानते भी नहीं है, आप बस गाड़ी से टकरा गए। राइट। तो सॉरी कितने, बोलना चाहिए। हाँ सॉरी की सॉरी जगह बोल, हम आजकल गाली दे रहे हैं। गाली दे रहे हैं। तो ये कितना एक थॉटफुल आपका इनिशिएटिव है और कितना जरूरी है। और आप अगर उसको बहुत गहराई से सोचेंगे तो फिर जैसा कि आपने कहा कि पहले मन में आता है, फिर वचन में आता है, फिर कर्म में आता है। एकदम। तो फिर फिर हम व्यवहार में सोचते हैं आएगा कि ही। अरे हाँ, जब फिर लड़कियों से मिलेंगे वही लड़के तो लगेगा कि हाँ ठीक है, ये तो ऐसे गाली देने लायक ही है, तो काम ही ऐसे कर रही है, वो एक विचार बनता है। तो जब आप इतना बड़ा इनिशिएटिव चला रहे हो, आप इतने सारे लोगों से बात करते हो, जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाके वहां के हायर एग्जीक्यूटिव्स को आप अपना स्टेटमेंट बताते हो, तो जब मैं वो वीडियोस देख रही थी मुझे कहीं लगता था कि ये सारे जो बड़े पद में बैठे हैं कहीं ना कहीं अंदर ये भी ये सारे वर्ड्स यूज करते होंगे। तो आज आपका उन सारे मेल्स के लिए एक क्या मैसेज है? खांसी होती है, दवाई पीते हैं ना हम। हम्म। तो अगर कोई बुराई है घर में, टूट फूट है, तो सीमेंट लगाते हैं ना। कोई चीज बुरी है पता है, तो बस ठीक करो ना। मन में आ रहा है तो एक आध बार ना बोलो ना। इसलिए इसकी शुरुआत ना बहुत बचपन से की जानी चाहिए। घरों में हम्म। माहौल ऐसा होना चाहिए, जिस बच्चे के पिता भी गाली देते हैं ना, वो बच्चे जरूर देते हैं, हम्म। क्योंकि उन्होंने सुना ही यही। ये मैंने बहुत नोटिस किया है। तो हमारा जो प्रोजेक्ट जागृति का जो मिशन है ना, ये मैं दुर्ग जिले के अभी 200 स्कूलों में पहुंच रही हूँ धीरे धीरे। अभी तक मैंने करीब 9,000 बच्चों से इंटरेक्ट किया, और हर स्कूल में पहुंच के मैं उन बच्चों से बात करती हूँ, उन्हें बताती हूँ कि आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भाषा का क्या रोल है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, गांव देहात के बहुत बच्चे हैं जिनको मैं जब बताती हूँ कि गालियां देना बुरी बात है, आपको पता है, तो लोग बोलते हैं कि नहीं, उनको पता ही नहीं है कि ये गलत है। अरे, क्योंकि देखिए, कोई खेतीहर मजदूर है, कोई रोज श्रमिक काम करते हैं, कोई कोई काम करते हैं, कोई उनके पिता का, माता का, मैं समझ पाती हूँ फ्रस्ट्रेशन कहाँ उतारते हैं, थके होते हैं। गालियां उनकी रोजमर्रा की भाषा में है। तो 7-8 साल के बच्चे बिना मीनिंग जाने एक दूसरे को वो गालियां दे रहे हैं। तो काम बहुत कठिन है, हम्म। लेकिन शुरुआत तो हुई। अगर मैं बच्चों से एक संकल्प दिलवाती हूँ कि अगर कोई गाली दे तो हम उसे रोकेंगे, उसे टोकेंगे, उसे मना करेंगे और कहेंगे ये गलत है, ऐसा मत बोलो। एक दूसरे के सामने अगर कोई महिला अपमान की बात करता है ना, तो मैं सभी पुरुषों से, सभी भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि आप भी रोकिए, टोकिए, मना कीजिए। मैं यही सोच पे चलती हूँ कि अगर किसी एक की भी सोच बदलती है तो मेरा इतना काम करना सफल होता है। ये ही सोच एक बहुत बड़ा रूप लेगी। और कभी भी आपको लगे कि न्यू एरा बॉन्ड्स की टीम से आपको इस इनिशिएटिव और आपके सारे इनिशिएटिव्स के लिए कोई भी कोलैबोरेशन चाहिए, तो हम लोग हमेशा आपके लिए हाजिर हैं। तो दी जब थैंक यू सो मच। तो दीदी, जब आपने इतने सारे टफ इनिशिएटिव्स लिए, टफ मतलब कि बहुत मुश्किल हैं ये, राइट, सब जी। लोगों को समझाना, उनको बदलना समाज में नहीं, कोई भी मुश्किल भी तरीके है। का। और ना आजकल मुझे बहुत लोग ये बताते हैं कि आप ना महिला सशक्तिकरण की बात करो, लेकिन पुरुषों में क्या बुराई है ना, ये मत बताओ। ये कैसे संभव है? मैं हम्म। उनकी बुराई नहीं कह रही, लेकिन जैसे आप एक महिला को अच्छी महिला होने का भी तो ज्ञान देते हो ना,
कि ज्ञान उसे देते क्या हैं। करना चाहिए, कैसे घर संभालना चाहिए, कैसे अपने आप को अच्छा रखना चाहिए। मैं हम्म। फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन इक्वालिटी में भरोसा करती हूँ। इक्वालिटी तो दोनों तरफ से सोच में आनी चाहिए ना। पति से कभी पूछा आपने कि वो शाहरुख खान बनना चाहता था या पायलट? वो तो बेचारा हम्म। प्लांट में काम कर रहा है ना। उनसे भी पूछो आपके क्या सपने थे जब आप 17 साल के थे। कभी हम्म। पूछा आपने? ऐसे ही मैं बच्चों से पूछती हूँ, कभी माँ के पास बैठ के पूछो कि जब आप 17 साल की थी तो क्या सपने थे? कोई सपने थे जो पूरे नहीं हुए? माँ का ये सपना बिल्कुल नहीं था कि वो आपके लिए रोज रोटियां बनाए और कपड़े धोए और चार बातें भी सुने कि आज फिर लौकी की सब्जी। ये हम्म। ऐसा नहीं था। परिवार में, जो मेरी फैमिली में होता है, परिवार में हर एक सदस्य दूसरे सदस्य के काम को इम्पोर्टेंस देता है, वैल्यू करता है। मैंने शादी के 15 साल बाद हिंदी साहित्य में एमए किया और हिंदी साहित्य में पीएचडी की। जब मेरा बेटा भी पढ़ रहा है, 10th का बोर्ड दे रहा है, मेरा भी पीएचडी चल रहा है, तो आज मेरा सेमिनार है या मेरा वाइवा है तो हमारा पूरा घर उसमें जुटा है। क्या लेके जाना है, मैं पढ़ रही हूँ तो इस कमरे में कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। बेटे का कोई एग्जाम है तो हम सब उसके लिए अभी क्या खाना जाएगा, अभी कोई साउंड नहीं आएगा, अभी ये नहीं आएगा। हर इंसान, पापा का ऑफिस में कोई बड़ा कोई प्रेजेंटेशन है तो हम लोग सब जुटेंगे कि उनके लिए कैसे हेल्प करें। हर सदस्य के काम का इम्पोर्टेंस समझे। आफ्टर ऑल फैमिली इज एवरीथिंग, ये मैं हमेशा मानती हूँ। आप घर में जैसा माहौल पाएंगे, आप दूसरों को भी वही माहौल देंगे। किसी भी बच्चे के लिए उसके पापा की तरफ से सबसे बड़ा गिफ्ट होता है कि वो उसकी माँ को प्रेम और सम्मान दे। ये उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे सारे जो साइको क्रिमिनल्स है ना, उनकी माताओं पे उनके पापा ने अत्याचार किए। जड़ें इतनी गहरी है और बहुत क्लियर है। महिला सशक्त कैसे होगी जब तक उनके काम को वैल्यू नहीं होगा? आप उनके बारे में बेइज्जती भरी भाषा में बात करेंगे और चाहेंगे कि मैं उस पर कुछ ना बोलूं। आप सिर्फ महिलाओं को सशक्त करो, ऐसा नहीं होता। हम्म। चीजें तो जड़ से ही ठीक करनी पड़ेगी। और मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगी। एक चिड़िया थी ना जो जंगल में आग लगने पर चोंच में पानी ले जाके बुझा रही थी, तो कम से हम्म। कम इतिहास में उसका नाम आग बुझाने वालों में तो था। राजन में। मैं वो चिड़िया बन के भी खुश हूँ। तो मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है कि जब हम इस तरीके से इनिशिएटिव्स करते हैं, समाज में थोड़ा सा चेंज लाने की कोशिश करते हैं, तो जी चुनौतियां भी बहुत ज्यादा आती हैं। राइट। जी तो ये इतने बड़े रास्ते में आपको किस किस तरह की चुनौती आई और आपने उसको पार कैसे किया? क्योंकि जो सपने मैं आज आपसे सुन रही हूँ, जो आपके हैं, ऐसे बहुत सारी लड़कियों के, महिलाओं के हर कोने में वो सपने हैं। बट हाँ, कभी कभी वो थोड़ा सा हेजिटेट करती हैं कि अरे अब ये चुनौती आ गई, अब इसको मैं पार कैसे करूं। तो जी अगर जी आप जी, अपनी चुनौतियों के बारे में भी हमारे व्यूअर्स को बताएंगे, तो हम, जरूर। जैसा कि आपको अभी भी मानते हैं कि आप प्रेरणा का पर्याय हैं, तो ये उन तक भी पहुंचेगा। जी जरूर। और चुनौतियां तो आएंगी ही अगर आप किसी सही रास्ते पर है। स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, किसी रास्ते में जाते वक्त यदि बाधाएं, मुसीबतें, चुनौतियां नहीं आ रही है, इसका अर्थ हम्म। है आप गलत रास्ते पर हैं। गलत। अगर आप सही रास्ते पर हैं तो चुनौतियां तो आएंगी ही। उससे ना हिम्मत बढ़ती है। पहले, सबसे पहले स्टेज पे लगता है कि हाय, ये तो बड़ा मुसीबत हो गया। ऐसा कई जगह हुआ है कि मैंने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया कहीं किसी ग्रुप के साथ, इस वजह से उन्होंने मुझे फिर अगली बार नहीं बुलाया कि हम्म। सोनाली पूरा लाइमलाइट चोरी कर लेती है, या सोनाली को एंकर करने कहा तो हमारे हम्म। प्रोग्राम को सोनाली ने हाईजैक कर लिया। शुरू में जब मैं लोगों की बैनर पे काम करती थी, ऐसा हम्म। बहुत हुआ। इतना मन दुखता था कि कई बार ऐसा हुआ कि बहुत बड़े, किसी ने सर पे हाथ रख के बोला कि आपने आज इतना अच्छा बोला कि मैं और किसी का सुन ही नहीं पाया, अगली बार उस हम्म। प्रोग्राम में मुझे बुलाना बंद। दुखी होने के बाद फिर मैंने फिल्म देखी गुरु, और गुरु फिल्म ने मेरी सोच बदली कि अगर दूसरों के लिए काम करने से उनको इतना फायदा होता है तो क्यों ना वो काम मैं खुद के लिए करूं। और मैं हर चीज लोगों को सिखाती हूँ, फिर वो एंकरिंग हो, अभिनय हो, जो भी हो। आप जब तक हम सिखाएंगे नहीं ना, लेगेसी आगे कैसे बढ़ेगी? मैं नहीं हो सकती हर जगह, लोगों को भी आगे लाना है। मैंने यही सीखा, एक सच्चा लीडर वही है जो अपने साथियों को आगे करे।
और तब ना, जिस दिन मैंने, आज से 10 साल पहले, मैंने चुनौतियों को ना एक दिन शांत मन से सोचा, उनको ना एंजॉय करना शुरू किया, कि जैसे अचानक आज शो है शाम के 5 बजे, सुबह 11 बजे मुझे एक महिला बोलती है, मेरे ना मामा ससुर का डेथ हो गया सोनाली, मैं ना 1 बजे की ट्रेन से जा रही हूँ, मेरा रोल नहीं कर पाऊंगी। और मैं अपना मेकअप कर रही हूँ। पहले मुझे पसीना आता था, अब पहले मैं हंसती हूँ जोर से खे 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 करके, कि अभी तक क्यों नहीं आया था ये चुनौती। फिर किसी एक विश्वस्त सहेली को, या फिर वो करती हूँ कि प्लीज तू अभी आ, और मैं अपने ही घर में तैयार होते होते उसको डायलॉग याद करवा रही हूँ और कर रही हूँ। शो मस्ट गो ऑन, ये हर आर्टिस्ट का टैगलाइन है जो रहना चाहिए, और यही टैगलाइन लाइफ का भी है। लाइफ। हमारी पीढ़ी ना आत्महत्या पे और पलायन पे, भागने पे यकीन नहीं करती। हम तो मुसीबतें झेलेंगे, भगवान की दी हुई जिंदगी जी के ही जाएंगे, अपना कैरेक्टर तो प्ले करके जाएंगे। मेरा सिर्फ ना 2 वर्ड का एक मैसेज है कि खुश रहो। खुशी कोई ला के नहीं देगा, खुश रहना आपके हाथ में है। हो सकता है आप ऑडी में बैठ के भी खुश नहीं हो, और हो सकता है आप अपने हस्बैंड के साथ स्कूटर पे बैठ के भी बहुत खुश हो सकता है आप फिल्म फेयर अवार्ड पाके भी खुश नहीं हो, और हो सकता है कि आप आज घर में एक नया टीवी आया तो बहुत खुश हो। हम, मैंने ना वैसे ही खुशियां चुनी। मैं, मेरा सपना जो सबसे बड़ा है ना, मैं इसको इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि डॉक्टर कलाम ने कहा है ना कि सपना वही बड़ा है जिसको सुनकर लोग हंसे। तो मेरा सपना है ऑस्कर पाना, उसके लिए मुझे फिल्में करनी होगी। अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन मेरा है कि जब तक मैं जिंदा हूं ना, तो मेरा सपना भी जिंदा रहेगा। तो मैं कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और मुझे पूरा भरोसा है कि सारे व्यूअर्स हमारा ये पॉडकास्ट एंड तक सुनेंगे। बहुत सारे इनिशिएटिव आप कर रहे हो, फिर आप साथ में हम्म। एक गृह स्वामिनी भी हो, कि चलो बच्चों का ध्यान, घर वालों का ध्यान। तो आप टाइम मैनेज कैसे करते हो? क्योंकि बहुत सारी वर्किंग विमेन आज भी इस बात से स्ट्रगल कर रही हैं कि टाइम मैनेज नहीं होता, फिर वो बर्नआउट हो जाता है, फिर वो चिड़चिड़ी हो जाती हैं, और फिर हर जगह एक्सप्लोजन ही एक्सप्लोजन। तो ये आप ये कैसे टाइम बहुत मैनेज जरूरी करते हो? क्वेश्चन है। नहीं चाहिए। टाइम मैनेजमेंट जरूरी है। एक सेंटेंस है ना, चूज योर बैटल्स वाइसली। अपने काम की ना एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए, अपनी प्रायोरिटीज ना खुद को चुननी है। मैं अपने सर पे 18 काम रखूंगी तो टाइम कैसे मैनेज होगा? आप देखिए कौन उस काम को और कर सकते हैं, और मेरा क्या काम है। उसके साथ जो एकदम प्योर गृह स्वामिनियां हैं, वो अगर फोन पे गॉसिप करना, दोपहर में यूं ही सोना, और उल्टे सीधे सीरियल देखने में का टाइम बचाए, तो उनके पास ना और 4 घंटे नेट मिलेंगे। ये मैं सबको बताती हूँ। हम लोग बहुत सारा टाइम इंस्टाग्राम रील्स स्क्रॉल करने में लगाते हैं। सीरियल, 2 सीरियल देखे, आपका कब 1 घंटा बीत गया आपको पता भी नहीं चला। फोन पे किसी की बुराई करना चालू हुए। कभी कभी तो गॉसिप चाहिए, गॉसिप हार्ट के लिए अच्छा होता है। कोई पुराना फ्रेंड, बहन, जब तक आप 2-4 लोगों की बुराई ना कर लो, दिल को करार नहीं आएगा। लेकिन डेली अगर आप 2 घंटे वेस्ट करते हैं, तो आपका तो क्रिएटिव काम रुका। जो जरूरी काम होते हैं, बिस्तर जमाना, किचन साफ करना, इसको क्यों ना आप उठते ही पहले आधे घंटे में कर डालो। फिर खुद के लिए समय निकालो, उसके अंदर खुद की देखभाल, कोई फेस पैक लगाना, नाखून ठीक करना, उसके लिए भी टाइम रखो। टाइम मैनेजमेंट, आप एक छोटा सा डायरी रखो या छोटा सा बोर्ड रखो, उस पे काम लिखो। और मैं दोस्तों को बहुत महत्व देती हूँ। स्कूल कॉलेज के दोस्त हम लोग एक साथ है आज तक। मैं उनके साथ की मीटिंग बिल्कुल नहीं छोड़ती, अधिकतर मैं ही ऑर्गेनाइज करती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है जब एक उम्र आएगी ना, जब कोई नहीं पूछेगा ना, तब यही बूढ़े रहेंगे हमारे साथ, जो एक दूसरे को तब से जानते हैं जब आपको कोई नहीं जानता है। कोई नहीं तो जानता। दोस्तों को समय देना जरूरी है। ये सिर्फ प्रैक्टिस है, और पूरे हम्म। घर का सपोर्ट तो चाहिए ही। जी। तो दी सारी महिलाएं जो आपको आज सुन रही हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हो? खुद को निखारते रहिए रोज। कभी ना सोचे कि मुझे जितना आता है वो बहुत है। फिर वो सामान्य ज्ञान बढ़ाना हो, कि कोई नया स्किल सीखना हो। जैसे मैं आजकल डांस सीखने का कोशिश कर रही हूँ। जो मुझे नहीं आता है उसको सीखते रहिए, चाहे म्यूजिक है, चाहे कोई हाथ का काम है।
मैं सारी विवाहित महिलाओं को कहूंगी, आपने विवाह किया है, कोई मोक्ष प्राप्त नहीं किया है कि उसके बाद आपने सब कुछ छोड़ दिया। विवाह हुआ है जैसे सबका होता है, आप पढ़ाई मत छोड़िए, आप पढ़ते रहिए। एग्जाम नहीं दे पाए तो ज्ञान बढ़ाइए, नए लेखकों को जानिए, नई सिनेमा देखिए, आप देश विदेश में जो हो रहा है अखबार पढ़िए, जानिए, जिससे बच्चे पति कभी बात करे, आप अपना योगदान दे सके। आपका योगदान केवल चाय नाश्ता बनाना ना हो, वो जो वैचारिक और बौद्धिक गोष्ठी हो रही है उसमें भी आपका योगदान रहे। आप जानेंगी तब तो ये जानना जरूरी है। खुद को निखारते रहिए ऐसे जैसे आपको नहीं आता है कुछ भी। स्वस्थ रहिए, अपनी देखभाल कीजिए, आप ठीक रहेंगी तो सब लोग ठीक रहेंगे, ये जरूरी है। Thank you. तो मैं आप सभी को कहना चाहती हूँ कि जैसा मैंने इस एपिसोड के शुरुआत में कहा था कि आज की हमारी स्पेशल गेस्ट खुद एक प्रेरणा है। तो आप जब उनसे मिले, उनकी इतनी सारी बातें सुनी, तो आप सब लोग अब मेरे से सहमत होंगे कि हाँ, आज की गेस्ट एक प्रेरणा की पर्याय है। थैंक यू सो मच दी, हमको इतना टाइम देने के लिए, हमारे चैनल में आने के लिए, और ये एक बहुत ही खूबसूरत कन्वर्सेशन करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।